द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे डेस्क पर ना डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत ही दिलचस्प ढेर लगा है। हाँ, और इस ढेर में काफी अलग अलग चीजें हैं, जैसे सही कहा। एक तरफ तो इंसानी दिमाग को समझने वाले बिहेवियरल फाइनेंस के भारी भरकम एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं और दूसरी तरफ टू बिग टू फेल जैसी मशहूर किताब का समरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा उस उलझे हुए आर्थिक जाल को आसान भाषा में समझने के लिए एक रेडिट का ELI5 थ्रेड और आहा फाइनेंशियल एथिक्स पर एक डीपली रिसर्च्ड पेपर भी है। तो आज हम इन सबको मिलाकर जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ कुछ सूखे नंबर्स या चार्ट्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये दरअसल इंसानी लालच के मनोविज्ञान और एक ऐसी भयानक आर्थिक तबाही की कहानी है जिसने पूरी दुनिया की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। और सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस की। इस पूरे विषय को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स की उस पुरानी धारणा को तोड़ना होगा जो कहती है कि इंसान एक बहुत ही रैशनल यानी तार्किक प्राणी है। मतलब हम हमेशा सोच समझकर फैसले लेते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यही मानकर चलता है कि मार्केट में हर कोई सारे आंकड़ों का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करके ही अपने कदम उठाता है। लेकिन हमारे सोर्सेज में जो बिहेवियरल फाइनेंस का पेपर है वो तो इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता है। उसके मुताबिक असल जिंदगी में और खासकर शेयर मार्केट में इंसान आंकड़ों से नहीं बल्कि डर और लालच जैसी बहुत ही बुनियादी और अनियंत्रित भावनाओं से चलता है। और यही भावनाएं हमारे दिमाग में ना कॉग्निटिव बायसेस या मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह पैदा करती हैं। बिल्कुल, और इसको समझने के लिए रिलायंस जियो के लॉन्च का वो उदाहरण बहुत बढ़िया है जो हमारी रिसर्च में दिया गया है। हाँ, जब जियो लॉन्च हुआ तो मार्केट में एक अजीब सा उन्माद था। इन्वेस्टर्स ने कंफर्मेशन बायस का शिकार होकर सिर्फ वो ही खबरें पढ़ी जो उनके इस विश्वास को सही ठहराती थी कि ये एक जादुई कदम है। और कंपनी के उन स्ट्रेटेजिक फैसलों पर लोगों ने इतना ज्यादा भरोसा कर लिया जिसे साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं। यानी इन्वेस्टर्स को ये भ्रम हो गया कि उन्हें पूरा खेल समझ आ रहा है। एकदम सही। और इस भ्रम का नतीजा ये हुआ कि मार्केट में हर्ड बिहेवियर शुरू हो गया, मतलब पूरी तरह से भेड़ चाल वाली स्थिति। सबको बस ये लगने लगा कि अगर उन्होंने अभी अपना पैसा नहीं लगाया तो वो इतिहास का सबसे बड़ा मौका चूक जाएंगे। ये फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना हावी था। हाँ, फोमो के चक्कर में लोगों ने कंपनी के कर्ज या बाकी जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी डर और अंधी लालच के कारण शेयर्स के दाम बिना किसी ठोस आधार के बढ़ते चले गए। पर लालच से भी ज्यादा एक और चीज है जो इंसान के फैसलों को कंट्रोल करती है, और वो है नुकसान का डर। डैनियल कानेमन जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनकी प्रोस्पेक्ट थ्योरी पढ़ रहा था मैं। हाँ, वो थ्योरी बताती है कि इंसान नुकसान के दर्द को मुनाफे की खुशी से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करता है, जिसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। और जब इसके साथ एंकरिंग जुड़ती है तो बात और दिलचस्प हो जाती है। एंकरिंग यानी जब कोई इन्वेस्टर किसी शेयर की पुरानी कीमत को अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है और उसी को उसकी असली कीमत मान बैठता है। जैसे HDFC के शेयर्स का उदाहरण दिया गया था, उसमें देखा गया कि इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को सालों तक होल्ड किए बैठे रहे जिनमें उन्हें भारी नुकसान हो रहा था, सिर्फ इस झूठी उम्मीद में कि एक ना एक दिन कीमत वापस उसी पुरानी एंकर्ड कीमत पर आएगी। यही लॉस अवर्जन है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही किसी शेयर में थोड़ा सा भी मुनाफा हुआ, उन्होंने उसे तुरंत बेच दिया ताकि बाद में ये पछतावा ना हो कि कमाया हुआ पैसा चला गया। इस पछतावे से बचने को रिग्रेट अवर्जन कहते हैं और इस पूरे पैटर्न को डिस्पोजिशन इफेक्ट नाम दिया गया है। अब ये छोटी छोटी मनोवैज्ञानिक गलतियां एक आम इंसान के पोर्टफोलियो को तो नुकसान पहुंचाती हैं, पर जरा सोचिए जब यही ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस अवर्जन सूट बूट पहने वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंकर्स के दिमाग पर हावी हो जाएं और उनके पास खेलने के लिए कुछ हजार नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स हों, तो क्या होगा? 2000 के दशक की शुरुआत में ठीक यही हुआ। जब ये सारी ह्यूमन बायसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बेलगाम फाइनेंशियल सिस्टम के साथ मिली तो उस महाविनाश की नींव रखी गई जिसे हम 2008 का क्राइसिस कहते हैं। और इस तबाही के पीछे का जो मैकेनिज्म था ना, उसे समझने के लिए हमारे पास वो रेडिट वाला थ्रेड है। उसमें मॉर्टगेज और सिक्योरिटाइजेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। हाँ, ट्रेडिशनल सिस्टम बड़ा सीधा था। बैंक ने आपको घर के लिए लोन दिया और अगले 30 साल तक बैंक आराम से उस पर इंटरेस्ट कमाता रहा। पर वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स को 30 साल का ये लंबा इंतजार बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उन्हें तुरंत भारी मुनाफा चाहिए था। तो उन्होंने एक नई और थोड़ी कॉम्प्लेक्स तरकीब निकाली। इन बैंक्स ने पूरे अमेरिका से हजारों छोटे बड़े होम लोन्स को एक साथ खरीदा और उन्हें मिक्सी में डालकर एक बड़ा बंडल बना दिया।
और इस मिक्सिंग की प्रोसेस को ही सिक्योरिटाइजेशन कहा गया। इन बंडल्स का नाम रखा गया मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी MBS या कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस यानी CDOs। आसान भाषा में कहें तो हजारों लोन्स को पीसकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया गया और फिर उसे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बेचा जाने लगा। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना थी रेटिंग एजेंसीज का रोल। देखिए, कोई आम इन्वेस्टर या फॉरेन पेंशन फंड इन हजारों पन्नों के कॉम्प्लेक्स CDO बंडल्स को तो समझ नहीं सकता था। सही बात है, उनका पूरा भरोसा रेटिंग एजेंसीज पर था। ये एजेंसीज ही तय करती थीं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन एजेंसीज ने बिना ठीक से जांच किए इन कचरे जैसे लोन्स से भरे बंडल्स को AAA रेटिंग दे दी। और AAA का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट उतना ही सेफ है जितना कि US गवर्नमेंट का ट्रेजरी बॉन्ड। इन्वेस्टर्स को लगा, अरे वाह, ये तो जादुई इन्वेस्टमेंट है जहां रिस्क ना के बराबर है और रिटर्न शानदार है। अब जब बैंक्स ने देखा कि वो कोई भी लोन देकर उसे तुरंत बंडल में बदलकर भारी मुनाफे पर बेच सकते हैं, तो उनकी लोन बांटने की भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पर प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट में अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोग तो लिमिटेड थे ना, जो समय पर लोन चुका सकें। तो इस भूख को मिटाने के लिए बैंक्स ने कर्ज देने के बुनियादी नियम ही खिड़की से बाहर फेंक दिए। यहीं से सब प्राइम लेंडिंग का वो खौफनाक दौर शुरू हुआ। सब प्राइम मतलब उन लोगों को लोन देना जिनकी हैसियत या हिस्ट्री लोन चुकाने की है ही नहीं। हालत इस कदर खराब हो गई कि मार्केट में निंजा लोन्स बनते जाने लगे। निंजा यानी नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स। सोच कर देखिए, किसी के पास ना कोई इनकम है, ना जॉब है, ना कोई संपत्ति है, और बैंक उसे लाखों डॉलर का घर खरीदने के लिए लोन दे रहा है। ये तो सीधा सीधा पागलपन था। और हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही चौंकाने वाली तुलना की गई है। जैसे आजकल चाइना वगैरह में रियल एस्टेट रिस्क कम करने के लिए घर खरीदते समय लगभग 20% डाउन पेमेंट देना होता है। हाँ, पर अमेरिका में इस वक्त पहली बार घर खरीदने वालों के लिए डाउन पेमेंट सिर्फ 2% या उससे भी कम कर दिया गया था। लोग बिना कुछ गिरवी रखे बस एक कागज पर साइन करके बड़े बड़े घर ले रहे थे। और लोगों को फंसाने के लिए बैंक एक और चीज लाया, एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस यानी ARMs। ये ARMs दरअसल एक ट्रैप था। इन लोन्स में शुरू के 1 या 2 साल एक टीजर रेट दिया जाता था। इंटरेस्ट रेट्स इतना कम होता था कि कोई भी आराम से EMI दे सके। लेकिन उस टीजर पीरियड के खत्म होते ही इंटरेस्ट रेट्स मार्केट के हिसाब से अचानक दुगने या तिगुने हो जाते थे। लोगों को ये पत्ती पढ़ाई गई थी कि जब तक रेट्स बढ़ेंगे तब तक उनके घर की कीमत इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो घर बेचकर सारा लोन चुका देंगे और ऊपर से मुनाफा भी कमा लेंगे। इसी सोच ने अमेरिका के हाउसिंग मार्केट को घर से बदलकर एक सट्टेबाजी का अड्डा बना दिया। बिल्कुल, विकिपीडिया के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2006 तक आते आते अमेरिका में खरीदे जाने वाले 40% घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के लिए खरीदे जा रहे थे। लोग एक साथ 3-3 घर खरीद रहे थे, इस उम्मीद में कि कुछ महीनों बाद प्राइस बढ़ेगी और वो हैवी मार्जिन पर उन्हें बेच देंगे। लेकिन इस पूरे बारूद के ढेर पर सबसे बड़ी चिंगारी रखने का काम किया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ने। CDS या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कागज पर एक तरह का इंश्योरेंस थे। इन्वेस्टर्स इसलिए खरीदते थे ताकि अगर उनके मॉर्गेज बंडल्स डूब जाएं तो उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन इस इंश्योरेंस में एक बहुत ही विनाशकारी फ्लॉ था। नियमों के हिसाब से कोई भी इंसान ये इंश्योरेंस खरीद सकता था, भले ही उस प्रॉपर्टी से उसका कोई लेना देना ना हो। इसे अगर आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये कुछ ऐसा था जैसे आप अपने पड़ोसी के घर का फायर इंश्योरेंस करवा लें। हाँ, और फिर रोज बैठकर दुआ करेंगी पड़ोसी के घर में आग लग जाए ताकि आपको इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए मिल जाए। ये इंश्योरेंस कहाँ बचा? ये तो विशुद्ध रूप से एक जुआ बन चुका था। और ये जुआ इतने बड़े पैमाने पर खेला जा रहा था कि नवंबर 2008 तक ये CDS का मार्केट फूलकर $47 ट्रिलियन का हो चुका था। $47 ट्रिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इस एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को दांव पर लगा दिया था। अब जब इतने बड़े स्केल पर कसिनो चल रहा हो तो बिल्डिंग गिरने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है। और वो चिंगारी आई 2006 और 7 के बीच, जब US फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किया। जिन लोगों ने वो ARMs वाले लोन ले रखे थे उनका टीजर रेट खत्म हो गया और EMI अचानक डबल हो गई। जो लोग पहले ही बड़ी मुश्किल से EMI दे रहे थे उनके लिए अब पे करना नामुमकिन हो गया। और जब लाखों लोगों ने एक साथ पेमेंट रोका तो बैंक्स ने उनके घर जब्त करके बेचने शुरू कर दिए। लेकिन मार्केट में अचानक सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई और खरीदार कोई था नहीं। नतीजा ये हुआ कि घरों की कीमतें लगभग 20% तक गिर गईं। अब यहाँ नेगेटिव इक्विटी वाली स्थिति बन गई।
यानी आपके घर की मार्केट वैल्यू आपके लोन अमाउंट से भी कम हो गई। लोगों ने भी सोचा कि जब घर की कीमत ही आधी हो गई है तो हम अपनी जेब से लाखों का लोन क्यों भरें। सही बात है। उन्होंने चाबियां बैंक के टेबल पर फेंकी और घर खाली कर दिए। इसी को हाउसिंग बबल बर्स्ट कहा जाता है। जब नीचे के लेवल पर डिफॉल्ट्स बढ़े तो वो MBS और CDO बंडल्स जिन्हें AAA रेटिंग मिली थी वो रातों रात कचरा बन गए। जिन बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने खराबों डॉलर के ये बंडल्स अपनी वॉल्ट में भरे हुए थे, उनकी बैलेंस शीट सीधे जमीन पर आ गिरी और उनके पास अचानक कैश पूरी तरह खत्म हो गया। टू बिग टू फेल किताब की समरी इस पॉइंट पर बहुत डिटेल में बताती है। वॉल स्ट्रीट के सबसे पुराने और टॉप बैंक्स में से एक था लीमन ब्रदर्स। हाँ, और उसके CEO रिचर्ड फुल्ड ने बरसों तक मार्केट की चेतावनियों को घमंड में लगातार इग्नोर किया था। और जब उनका बैंक डूबने लगा तो फुल्ड ने इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए रीपो 105 नाम की एक अकाउंट ट्रिक का इस्तेमाल किया। ये रीपो 105 बहुत ही शातिर तरीका था। क्वार्टरली बैलेंस शीट प्रिंट होने से ठीक पहले लीमन ब्रदर्स ने अपने डूबते हुए कचरा एसेट्स को कुछ समय के लिए दूसरे बैंक्स को बेच दिया, ताकि बुक्स में उनके पास भारी मात्रा में कैश दिखे और मार्केट को लगे कि बैंक बिल्कुल सेफ है। और जैसे ही रिपोर्ट आई उन्होंने वो एसेट्स वापस खरीद लिए। ये सीधा सीधा धोखा था जिसके जरिए उन्होंने $50 बिलियन का लॉस दुनिया से छुपा लिया था। पर ऐसे फ्रॉड्स ज्यादा दिन नहीं छिपते। मार्च 2008 में जब एक और बड़ा बैंक बेयर स्टर्न्स डूबने की कगार पर आया तो पैनिक पूरी तरह फैल गया। बेयर स्टर्न्स को JP मॉर्गन ने फेडरल रिजर्व की हेल्प से सिर्फ $2 पर शेयर के भाव पर खरीदा। एक बैंक जो कभी वॉल स्ट्रीट पर राज करता था, उसका शेयर एक कॉफी के कप से भी सस्ता हो गया था। इस घटना से बैंक्स का एक दूसरे पर से भरोसा टूट गया। कोई किसी को उधार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सामने वाले की बुक्स में कितना कचरा भरा है। और फिर वो क्लाइमैक्स आया सितंबर 2008 का, वो हिस्टोरिकल वीकेंड। लीमन ब्रदर्स के पास कोई कैश नहीं था और कोई ट्रिक उन्हें बचा नहीं सकती थी। ट्रेजरी सेक्रेटरी हैंक पॉल्सन और न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट टिम गेथनर ने सभी बड़े बैंकर्स को एक रूम में बुलाया कि लीमन को बचाने का कोई रास्ता निकालो। लेकिन कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि बैंक के पास गिरवी रखने लायक कोई कोलैटरल बचा ही नहीं था। उस वीकेंड पॉल्सन और गेथनर ने डिसीजन लिया कि वो लीमन को बेल आउट नहीं देंगे। और 15 सितंबर 2008 को जब लीमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की तो शेयर मार्केट्स में सुनामी आ गई। ग्लोबल क्रेडिट मार्केट पूरी तरह फ्रीज हो गया। सिर्फ US कंपनीज के ही $8 ट्रिलियन डूब गए। वो पूरा शैडो बैंकिंग सिस्टम जो बिना किसी रेगुलेशन के चल रहा था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तब गवर्नमेंट्स को समझ आया कि उन्हें इस फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में इंटरवीन करना ही पड़ेगा। US गवर्नमेंट ने इन बैंक्स को बचाने के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे से $750 बिलियन का बेल आउट पैकेज अनाउंस किया, जिसे टॉप प्रोग्राम कहा गया। और हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि इस बेल आउट ने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों साइड को गुस्से से भर दिया। हाँ, लेफ्ट विंग का मानना था कि ये आम जनता का पैसा उन बिलियनर्स को देने का धोखा है जिन्होंने एक्चुअली ये संकट पैदा किया। और राइट विंग का कहना था कि ये फ्री मार्केट के नियमों के खिलाफ है, जहां फेल होने वाली कंपनीज को डूबने देना चाहिए था। ये आक्रोश दोनों ही तरफ से बिल्कुल नेचुरल था। पर हमारे पास जो फाइनेंशियल एथिक्स का पेपर है, वो इस बेल आउट को फिलोसोफर जॉन रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल के नजरिए से देखता है। रॉल्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि सोसाइटी में ऐसी कोई पॉलिसी जो अमीरों को ज्यादा फायदा पहुंचाए, वो सिर्फ तभी जस्टिफाई हो सकती है जब उसे सोसाइटी के सबसे गरीब तबके को कोई बड़ा फायदा हो या उन्हें किसी बड़ी तबाही से बचाया जा सके। इसको समझने के लिए वो द लास्ट लाफ डॉक्यूमेंट्री के बैंकर का एक बहुत ही डरावना स्टेटमेंट याद आता है। उससे पूछा गया था कि अगर बैंक्स को डूबने दिया जाता तो क्या होता। तो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा कि हम इस संकट से नहीं भुगतेंगे, आम जनता का पेंशन फंड भुगतेगा। सुनने में काफी चुभता है, पर सच्चाई यही थी। अगर वो टू बिग टू फेल बैंक्स डूब जाते तो रिच बैंकर्स तो अपने बोनस के साथ बच निकलते, पर आम लोगों की जॉब्स चली जाती, बिजनेसेस बंद हो जाते और उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स हवा में उड़ जाती। तो बैंक्स को बचाना अमीरों पर फेवर नहीं था, बल्कि इकोनॉमी को कंप्लीट तबाही से बचाने की मजबूरी थी। लेकिन इस मजबूरी ने इकोनॉमी में एक परमानेंट जहर घोल दिया, जिसे मॉरल हजार्ड कहा जाता है। मॉरल हजार्ड मतलब जब किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन को ये पता हो कि वो इतनी बड़ी है कि गवर्नमेंट उसे कभी डूबने नहीं देगी, तो वो और भी ज्यादा रेकलेस रिस्क लेने लगती है। उन्हें पता है कि प्रॉफिट हुआ तो हमारा प्राइवेट प्रॉफिट और लॉस हुआ तो पब्लिक टैक्स मनी से भरपाई होगी, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस। इस मॉरल हजार्ड को रोकने के लिए एथिक्स पेपर दो तरह के अप्रोच की बात करता है।
एक है प्रूडेंशियल अप्रोच और दूसरी है कोअर्सिव अप्रोच। प्रूडेंशियल अप्रोच में बैंक्स पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते हैं, जैसे उन्हें अपने पास हेवी कैपिटल रिजर्व्स रखने होंगे ताकि लॉस हो तो वो खुद उसे अब्सॉर्ब कर सकें, गवर्नमेंट के पास ना आना पड़े। और कोअर्सिव अप्रोच का सीधा मतलब है एक्सट्रीम पनिशमेंट का डर। इसमें पेपर ने एंशिएंट बेबीलोन के हम्मुराबी कोड का रेफरेंस दिया है। हाँ, वो रेफरेंस काफी डीप है। उस कोड में था कि अगर कोई बिल्डर घर बनाता है और वो घर गिर जाए जिससे रहने वाले की मौत हो जाए तो उस बिल्डर को भी मौत की सजा मिलेगी। ये एक्सट्रीम इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी थी। अगर इस आइडिया को 2008 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्राइसिस के बाद उन बैंक्स पर अरबों डॉलर का फाइन जरूर लगा। लेकिन फाइन दिया किसने? बैंक के शेयर होल्डर्स के पैसों से फाइन पे हुआ। जिन सीईओज और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने वो टॉक्सिक सीडीओज बनाए, निंजा लोन्स बनते और रीपो 105 जैसी फ्रॉड्स की, क्या उन पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चला? क्या वो जेल गए? जवाब है नहीं। एक दो माइनर केसेस छोड़ दें तो इंडिविजुअली कोई अकाउंटेबल नहीं हुआ, और इसी बात ने आम जनता के भरोसे को इस फाइनेंशियल सिस्टम से हमेशा के लिए तोड़ दिया। जब पेनल्टीज को सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मान लिया जाए तो सिस्टम में सच में जस्टिस बचता ही नहीं है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का अगर समरी निकालें तो ये 2008 का संकट कोई मैथ्स की इक्वेशन गलत होने का नतीजा नहीं था। ये ह्यूमन ग्रीड, कॉग्निटिव बायसेस और कंप्लीटली अनरेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनेंस का एक डेडली कॉम्बिनेशन था, जिसमें पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कंप्लीटली मिसिंग थी। और हमारे लिए ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की इकोनॉमी भी मोटा-मोटे उसी ह्यूमन साइकोलॉजी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स पर बेस करती है। इस हिस्ट्री को समझकर ही हम पर्सनल लेवल पर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं और उस भेड़चाल का हिस्सा बनने से बच सकते हैं। इस पूरी कहानी से एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल पैदा होता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। अगर इन बड़े बैंक्स को बचाना सिस्टम को बचाने के लिए ज़रूरी था, तो क्या हम आज इस ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के हॉस्टेजेस बन चुके हैं? एक बहुत ही चुभने वाला पॉइंट है ये। क्या आम नागरिक एक ऐसे सिस्टम का मजबूर इंश्योरर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन गया है जहां वॉल स्ट्रीट कसिनो की तरह जुआ खेले और हारने पर पूरा बिल टैक्स पेयर्स की जेब से भरा जाए? क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता ढूंढ पाएंगे या ये साइकिल दोबारा रिपीट होगी? इस आखिरी प्रश्न पर जरूर विचार कीजिएगा। इस डीप डाइव में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी से लैस रहें और अपने फाइनेंशियल फैसले हमेशा समझदारी